अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैंने किया था एक लेक्चर, तो मैं भूल ही गई हैप्पी न्यू ईयर बोलना। यानी 2025 शुरू हो चुका है, आज 20 जनवरी है। ठीक है, तो आज मैंने ना एक केस प्रिपेयर किया जो मैंने इसको अपने हॉस्पिटल में देखा था। ये पेशेंट इमरजेंसी के थ्रू एडमिट हुई थी ना, तो बहुत अच्छा है इस तरह से कि मैंने उसको एसआईटीज़ करके ना इसकी डिफरेंशियल फिर डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह आप डायग्नोज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये केस नंबर 13 हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें पेशेंट का डाटा ये है कि अ 52-year old woman presented with the complaints of rapidly increasing distension of abdomen since 2 weeks. She had been complaining of early satiety, nausea, bloating and abdominal pain off and on since 3 months. यानी कि वो इतने 3-3.5 महीने से उसको सारी कंप्लेंट्स थी, जिसको ज़ाहिर है गैस्ट्राइटिस, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो राइजेक, मोटिलियम, इस तरह की चीज़ें दे दे के ना वही दिया जा रहा था उसको। ठीक है, और फिर यकला जो है उसको एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज होनी शुरू हो गई। दैट वाज वेरी अलार्मिंग टू द पेशेंट। शी हैड नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और एस्थमा। On examination, her blood pressure was 120/70 millimeter of mercury, pulse was 84 per minute, temperature was 98.6 degree Fahrenheit, respiratory was 20 breaths per minute. Her chest was clear on auscultation. Her abdomen was distended. Shifting dullness was positive with a positive fluid thrill. There was no tenderness in the abdomen. Her cardiovascular and neurological examination were unremarkable. ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशंस हमने कराई उसकी। Investigations revealed hemoglobin 10.5 milligram per deciliter, MCV was 81 femtoliters, TLC was 5,600 millimeter cube, bilirubin was 0.9 milligram per deciliter, SGPT, GGT जैसे आप देख रहे हैं, गामा GT ये सब नॉर्मल थे, alkaline phosphatase 100, hepatitis B surface antigen and HCV were negative, RBS was 140 milligram per deciliter, यानी कि उसका सारे LFTs वगैरह सब नॉर्मल आ गए। डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस शोड प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन 3.5 ग्राम पर डेसिलीटर। सीरम एसाइटीज टू एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट जो साग रेशो होता है, कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द फ्लूइड एल्ब्यूमिन लेवल फ्रॉम द सीरम एल्ब्यूमिन लेवल was less than 1.1. Polymorph nuclear leukocyte count was less than 100 per microliter. Large atypical cells were present. ठीक है, तो अब आप देखें जैसे भी हमारे पास कोई भी एसाइटिस का पेशेंट आता है, सबसे कॉमन कॉज तो एसाइटिस की जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन और सिरोसिस से रिलेटेड है, तो सब हम लोग वही सोचते हैं। लेकिन जब आप डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस कराएं तो फिर आपको पता चलेगा कोई और चीज़ भी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड शोड, अब ज़ाहिर बात है कि इसमें जो है अगर ये वो होता पोर्टल हाइपरटेंशन, तो इसमें जो है ना जो ये रेशो है, साग रेशो, वो मोर देन 1.1 जब हो तो फिर मोस्ट कॉमन रीज़न जो है ना वो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। लेकिन इसमें लेस देन 1.1 है। ठीक है, फिर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन भी देखनी चाहिए, आगे मैं आपको बताती हूँ। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया, इट शोड नॉर्मल लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास। देयर वाज अ राइट ओवेरियन मास एसोसिएटेड विद एसाइटिस, यानी कि उसको एक कोई मैलिग्नेंसी थी। डायग्नोसिस हो गई आपकी मैलिग्नेंट एसाइटिस ड्यू टू ओवेरियन कैंसर। बाद में CA-125 करा के देखा तो बहुत बड़ा हुआ आया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैंने एसाइटिस का आपके लिए लिख लिया कि एसाइटिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। The most common cause of ascites is portal hypertension related to cirrhosis. However, clinicians should remember that malignant, infectious and cardiac causes of ascites can be present as well. तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। पैरासिंथेसिस में जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ रही हैं उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। एंड केयरफुल डिफ्रेंसिएशन ऑफ दीज अदर कॉजेज ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट केयर, ज़ाहिर बात है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एसाइटिस के, किसी भी वजह से अगर हो रहा हो तो पेशेंट्स टिपिकली नोट एन इंक्रीज इन एब्डोमिनल गर्थ दैट इज ऑफ्टन accompanied by development of peripheral edema. The development of ascites is often insidious and it is surprising that some patients wait so long and become so distended before seeking medical attention. ठीक है, तो उनको बहुत कम भी होता है तो पता भी नहीं चलता और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है।
तो पेशेंट जो है ना उसको वो ही नहीं कर पाता कि ये कोई abnormality हो रही है या वैसे ही वेट बढ़ रहा है. If ascitic fluid is massive, respiratory function can be compromised, causing dyspnea. Hepatic hydrothorax may also contribute to respiratory symptoms. Patients with massive ascites are often malnourished and have muscle wasting and excessive fatigue and weakness. ठीक है, तो ये तो मतलब नॉन स्पेसिफिक जो हर एसाइटीज़ के साथ आपको सिम्टम्स मिल रहे होंगे ये वो हैं. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हो जाएगी. And it is often aided by abdominal imaging. Patients will have bulging flanks and may have fluid thrill and shifting dullness, जैसे इस patient में आ रही थी. Subtle amount of ascites can be detected by ultrasound or CT imaging, CT scanning. ठीक है. अब डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे टूल है जिससे हमारा डायग्नोज होगा कि कुछ टाइप का और किस वजह से ascites हुआ है. The diagnostic paracentesis is performed to characterize the fluid. This should include the determination of the total protein and albumin content, blood cell count, differential and cultures. तो आपने उसमें क्या क्या देखना है? प्रोटीन देख लिया आपने, एल्ब्यूमिन देख लिया, ब्लड सेल काउंट देख ली, डिफरेंशियल देख लिए और कल्चर्स करा लिए. ठीक है, तो एमाइलेज शुड बी मेजर्ड एंड साइटोलॉजी परफॉर्म्ड. इसमें जो है ना मैलिग्नेंट एटिपिकल लार्ज न्यूक्लिएटेड मैलिग्नेंट सेल्स नज़र आ रहे थे इस वाले पेशेंट में. इन पेशेंट्स विद सिरोसिस द प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड इज़ लो, यूजुअली लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर. अब इसमें ना प्रोटीन, क्योंकि सिरोसिस अगर हुआ हुआ है या पोर्टल हाइपरटेंशन है, CLD है, तो जाहिर बात है कि लिवर जो है वो बना ही नहीं पा रहा है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स लो आएंगे इसमें. द सीरम एसाइटिस टू एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट जो साग रेशो है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द फ्लूइड एल्ब्यूमिन लेवल फ्रॉम सीरम एल्ब्यूमिन लेवल. जो भी एल्ब्यूमिन लेवल आपका फ्लूइड एसाइटिक फ्लूइड में आया है उसको सीरम एल्ब्यूमिन लेवल से आप माइनस कर दें. हैज़ रिप्लेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सुडेटेड और ट्रांसुडेटिव फ्लूइड. अब नहीं इस्तेमाल किया जाता, अब सिर्फ साग रेशो पे आप कर सकते हैं. तो साग रेशो इसमें क्या आ जाएगा? When the Sag ratio is more than 1.1 gram per deciliter, the cause of ascites is most likely due to portal hypertension that is usually in the setting of cirrhosis. The protein concentration of ascites fluid is low, usually less than 2.5 milligram per deciliter. तो आपने कैसे साग रेशो जब निकाला तो it is more than 1.1 आ गया और ग्राम पर डेसीलीटर, और ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो जाएगा. प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन आप इसमें देखनी है आपने, तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो एसाइटीज़ में लो होगी इन CLD. ठीक है, लेस देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगी. अब कार्डियक एसाइटिस भी हो सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें भी जो है साग रेशो इज़ मोर देन 1.1 जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है, लेकिन एसाइटिस प्रोटीन्स जो है ना वो मोर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं, यानी कि उसमें प्रोटीन कम नहीं होती. ठीक है, व्हेन द साग रेशो इज़ लेस देन 1.1 जैसे हमारे इस पेशेंट में है. ठीक है, मोर देन 1.1 में तो आप दो कॉजेज़ ले लेंगे, एक मोस्ट कॉमन कि पोर्टल हाइपरटेंशन और सिरोसिस, और दूसरी जो है कार्डियक. इन दोनों में कैसे कार्डियक एसाइटिस और पोर्टल हाइपरटेंशन की एसाइटिस में कैसे फ़र्क करेंगे? साग रेशो दोनों में मोर देन 1.1 होगा, लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर होंगी CLD या सिरोसिस या पोर्टल हाइपरटेंशन में, और मोर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर अगर मिल रही हैं तो फिर ये कार्डियक कॉज हो जाएगी. अच्छा, अब अगर साग रेशो, इन दोनों में तो साग रेशो मोर देन 1.1 था, अब अगर साग रेशो जो है वो लेस देन 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए तो दो कॉजेज़ हो सकती हैं, एक इन्फेक्शंस और दूसरी जो है मैलिग्नेंसी. ठीक है, इन्फेक्शियस एंड मैलिग्नेंट. तो इन्फेक्शियस काउंट में तो आप देख लेंगे ना कि काउंट ही बड़ी भी होगी, ल्यूकोसाइट काउंट. ठीक है, तो मैलिग्नेंट कॉजेज ऑफ एसाइटिस शुड बी कंसिडर. अ हाई लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द एसाइटिक फ्लूइड सिग्निफाइज अ ट्रोमैटिक टैप बट कैन ऑल्सो रियरली इट कैन अकर विद हेपेटोसेलुलर कैंसर और रप्चर्ड ओमेंटल वेरिक्स. ठीक है, तो इसमें भी बहुत रेयरली, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ट्रोमैटिक अगर टैप हो तो फिर उसमें आपको रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं. व्हेन द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इज मोर देन 250 पर माइक्रोलीटर ऑफ द एसाइटिक फ्लूइड, इन्फेक्शन इज लाइकली. मोर देन 250 होना चाहिए. अब इसमें जो है ना आप क्रॉनिक और एक्यूट इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे अगर कोई पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट था, पेट में दर्द और
फीवर और इसके साथ आ गया वो तो आपने अगर पैरासेंटेसिस किया तो उसमें मोर देन 250 ल्यूकोसाइड्स आ गए, पॉलीमॉर्फ यानी कि न्यूट्रोफिल ज़्यादा आ गए, तो आपने डिफरेंशियल कर लेनी है, ठीक है। तो एक्यूट इन्फेक्शन में आपके न्यूट्रोफिल्स बड़े में आएंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुआ है तो उसमें मोर देन 90% या 90% जो है आपके लिम्फोसाइट्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपने उसको आप वो कर लेंगे। तो इसमें जो है ना लेस देन 1.1 होता है साग रेशो, जैसे हमारे इस पेशेंट में आया ठीक है। ट्रीटमेंट अब कैसे करेंगे एसाइटिस का? अब देखें ये बहुत जो है ना ये सही तरीके से ना किताब में ना लिखा होता है ना कोई सही तरीके से बताता है। देखें, पेशेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एसाइटिस कैन बी मैनेज विद डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन अलोन। अब हमें यही नहीं पता है कि कितना सोडियम रेस्ट्रिक्शन का कोई ना बताता है सही तरीके से। पेशेंट को क्या बताएंगे जब आपको को नहीं पता। और हम लोग तो फ्लूइड कम करा रहे होते थे, मुझे याद है फ्लूइड तो ऑटोमेटिकली अगर आप सोडियम कम करेंगे, सोडियम ज़्यादा की वजह से जो है वो वाटर भी ऑस्मोटिकली जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना, वो तो सोडियम के साथ रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम ही आप कम करा दें, ठीक है। तो असल चीज़ ये कि डाइटरी सोडियम आपको कम करानी है। अगर स्मॉल अमाउंट का एसाइटिस है सिर्फ इससे ही वो ठीक हो जाएगा। मोस्ट एवरेज डाइट्स कंटेन 6 to 8 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे। अब जो हम नॉर्मल डाइट ले रहे होते हैं ना अपनी, उसमें हमारा 6 to 8 ग्राम सोडियम होता है। अब हमें पता नहीं उसको नापेंगे कैसे। एंड इफ पेशेंट ईट एट अ रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट्स तो अमाउंट ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सीडिंग दिस अमाउंट, यानी 6 to 8 ग्राम से भी ज़्यादा होता है। Thus, it is extremely difficult to get patients to change their dietary habits to ingest 2 ग्राम of sodium per day. अब 6 to 8 ग्राम हम लोग खाते हैं नॉर्मल डाइट में, लेकिन जिसको एसाइटिस है उसको 2 ग्राम पर डे कर देना है। कितना होता है 2 ग्राम पर डे? किसी ने बताया आज तक? खुद ही मुझे नहीं पता था। इक्विवेलेंट टू स्लाइटली मोर देन 3/4 ऑफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इतने बड़े बड़े वो जो एसाइटिस लेके बेचारे पेशेंट इतने डिस्ट्रेस में फिर रहे होते हैं, तो आप देखें अगर आप मतलब 1 टीस्पून से भी कम उनका पर डे सॉल्ट कर देना चाहिए, ठीक है, तो वो 2 ग्राम होगा। मतलब मोर देन 3/4 तो समझेंगे 1 टीस्पून से कम हुआ, विच इज़ द रिकमेंडेड अमाउंट इन एसाइटिस। सोडियम एजुकेशनल पैम्फलेट्स आर हेल्पफुल। पहले तो डॉक्टरों के लिए हों वो पैम्फलेट्स। ऑफ्टन अ सिंपल रिकमेंडेशन इज़ टू ईट फ्रेश और फ्रोज़न फूड। देखें, फ्रेश फूड अब अगर हम खाएंगे ना खुद पका के, तो उसमें इतना नहीं होगा जितना कैंड फूड में होता है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो कैंड फूड बहुत खाया जाता है, हमारा तो जाहिर इतना महंगा होता होगा। अवॉइडिंग कैंड और प्रोसेस्ड फूड जो है ना वो ना खाया जाए, ठीक है। तो फ्रेश फूड लिए जाए, ये समझाएं पेशेंट को। व्हेन मॉडरेट एसाइटिस इज प्रेजेंट डायूरेटिक थेरेपी इज नेसेसरी। यानी स्मॉल अमाउंट का एसाइटिस है तो सिर्फ आपने सोडियम रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मॉडरेट अमाउंट है तो फिर आपको डायूरेटिक देने पड़ेंगे। तो स्पाइरोनोलैक्टोन 100 मिलीग्राम पर डे एज अ सिंगल डोज इज स्टार्टेड एंड फ्यूरोसिमाइड मे बी एडेड एट 40 मिलीग्राम पर डे, पर्टिकुलरली इन दोज पेशेंट्स हु हैव पेरिफेरल एडीमा, ठीक है। पेरिफेरल एडीमा भी अगर किसमें है तो फिर आप उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ जो है वो फ्यूरोसिमाइड 40 मिलीग्राम पर डे, ये इनिशियल डोज है। फेलियर ऑफ डायूरेटिक सजेस्ट दैट पेशेंट में नॉट बी कंप्लायंट विद द लो सोडियम डाइट। अब अगर पेशेंट आ गया उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब इससे तो ठीक नहीं हुआ, तो आप ये सस्पेक्ट करें कि वो सोडियम ही ज़्यादा ले रहा होगा। इफ़ कंप्लायंस इज़ कन्फर्म्ड, अब कन्फर्म करें आप कि भाई आप कितना नमक खा रहे हैं ना, तो अगर 1 चम्मच से कम है, वो 1 टीस्पून से कम है, ठीक है, या चलें 1 टीस्पून ही है, तो अगर कंफर्म हो गया एसाइटिक इज़ नॉट बीइंग मोबिलाइज्ड, फिर भी फ्लूइड मोबिलाइज नहीं हो रहा, तो देयर शुड बी एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज टू स्पाइरोनोलैक्टोन टू अ मैक्सिमम टू 400 मिलीग्राम पर डे। तो फिर आप बढ़ाएंगे जब आपने कंफर्म कर लिया कि सोडियम वो रेस्ट्रिक्ट किए हुए है फिर भी उसका मोबिलाइज नहीं हो रहा फ्लूइड, तो फिर आपने मैक्सिमम डोज पे ले जाएंगे, 400 मिलीग्राम पर डे तक दे सकते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन और फ्यूरोसिमाइड 160 मिलीग्राम पर डे। ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसाइटिस इज स्टिल प्रेजेंट, अभी भी आपने मैक्सिमम डोज कर दी लेकिन फिर भी जो है एसाइटिस ठीक ना हुआ, इट इज़ दैन डिफाइंड एज रिफ्रैक्टरी एसाइटिस। इन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इंक्लूड अ रिपीटेड
लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस, फिर आप करें लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस, मतलब ये कि रिपीटेड करने पड़ेंगे। प्रोसीजर शुड बी कंसिडर्ड, इसको कहते हैं LVP, और टिप्स, रिस्क ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होता है टिप्स के साथ, ठीक है। प्रोग्नोसिस ऑफ सीरोसिस विद एसाइटिस इज पुअर एंड लेस दैन, और ज़्यादातर स्टडीज़ में दिखाया गया कि लेस 50% ऑफ द पेशेंट जिनको एसाइटिस हो सिरोसिस के साथ, वो 2 ईयर्स तक सिर्फ सर्वाइव करते हैं एसाइटिस के साथ, ठीक है। पेशेंट्स विद सिरोसिस, ये बहुत सारी स्टडीज़ ने साबित किया है, पेशेंट्स विद सिरोसिस एंड एसाइटिस आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रीनल फेलियर फ्रॉम सर्टेन मेडिकेशंस इंक्लूडिंग non-steroidal anti-inflammatory drugs and aminoglycosides. Therefore, these medications should be avoided. मतलब रीनल फेलियर का ख़तरा हर एसाइटिक पेशेंट को होता है, तो उसमें आप इस तरह के नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स मत दीजिए, यानी कि एनसेड्स भी ना दें और अमाइनोग्लाइकोसाइड भी ना दें। Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers should be used cautiously with close monitoring of blood pressure and renal function. ज़ाहिर है रीनल फंक्शन अगर ख़राब हो रहा है तो आपको फिर बंद करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। अब ये एक चार्ट था, पिक्चर थोड़ी सी धुंधली मैंने ली, उस वक्त मुझे रात में बना रही थी 12 बजे, तो मुझे अब मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो मुझे नज़र नहीं आया ठीक तरीके से कि मैंने कैसी पिक्चर ली थी। अच्छा, इसमें ना इन्होंने चार्ट दिया हुआ है रिफ्रैक्टरी एसाइटीज़ में आप क्या करेंगे। देखिए, सिम्टोमेटिक एसाइटीज़ है, लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस करेंगे प्लस एल्ब्यूमिन, जितना आप मतलब ये कि आप जब ये करें तो साथ में एल्ब्यूमिन देना ज़रूरी है, ठीक है। डाइट्री सोडियम रेस्ट्रिक्शन प्लस डायूरेटिक, ये दोनों ज़रूरी हैं। फिर भी अगर एसाइटीज़ एक्यूमुलेट हुए जा रहा है तो कंसिडर टिप्स, कंटिन्यू लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस विद एल्ब्यूमिन एज नीडेड, कंसिडर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इस तरह से आप मैनेज करते हैं एसाइटीज़ को। ये अगर पोर्टल हाइपरटेंशन वाला एसाइटीज़ है तो टिप्स और ये सब कुछ आप कंसिडर करेंगे, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। अदरवाइज जो है आप मैलिग्नेंट एसाइटीज़ हो गया तो उसमें तो आप डायूरेटिक्स देंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्ट करवाएंगे, ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन एंड फ्यूरोसेमाइड वगैरह। तो ये मैंने उसमें से लिया ना, पोर्टल हाइपरटेंशन वाले एसाइटीज़ की ट्रीटमेंट है ये। रेफरेंस जो है मैंने हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन 21st एडिशन 2022 से लिया, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी मुझे कोई भी कमेंट नहीं कर रहे, भाई कुछ तो बताइए। तो भी मैं देखिए ना, अब दिल भी नहीं चाहता मेरा करने को, इतनी मैं मेहनत करती हूँ। अब मेरे पास बिल्कुल बना हुआ नहीं था, मैं इतना बिजी थी थ्रू आउट द वीक कि मैंने बना के नहीं रखा था, लेकिन ये कि मुझे था ख्याल कि मैंने पेशेंट की वाली देखी थी तो इसका मैं कर लूँगी। तो अब कल रात को मैं समझे 9 बजे लेके बैठी हुई थी, तो 11:30 बजे तक मैं ये काम कर रही थी, ठीक है। तो मेरा भी इतना अच्छा रिवीजन हो जाता है, और आपको हर वक्त जो है ना, ये थोड़ी कि एक दफ़ा FCPS कर लिया तो बस किताब से फारिग हो गए, मतलब हर वक्त पढ़ने की ज़रूरत है, हर वक्त हम भूल रहे होते हैं, तो इसको तो रिपीटिशन की ज़रूरत है। जो भी पेशेंट आया, मैं तो यही होता है कि जो भी पेशेंट आया आपको रात में मैं फिर देख लेती हूँ एक दफ़ा ना, तो उसी तरह से फिर आपको याद रहता है ना। ऐसे थोड़ी बस एग्ज़ाम के लिए बस पढ़ लिया। अब सारी ज़िंदगी तो हमने यही करना है ना काम, तो अच्छे से करें, पेशेंट को सही से ट्रीट करें, तो कितना मतलब रिवॉर्डिंग है ये बाय इटसेल्फ कि पेशेंट ठीक हो जाए, तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। चलें, ओके। अच्छा, इस पेशेंट का जो है CA 125 रेज्ड आ गया था, फिर उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेजा, फिर उसको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा। तो इसका जो है ना काफ़ी मतलब जब सारी उसकी इमेजिंग वगैरह हुई थी ना, तो बहुत लेट स्टेज पे इसका डायग्नोज हुआ था, क्योंकि जो शुरू की स्टेजेस होती हैं ना, उसमें वही मैंने बताया, अर्ली सैटिस्फैक्टी हो रही है, पेशेंट खाना खा रहा है तो उसको पेट भरा भरा सा लग रहा है, बस कुछ नहीं खाया जा रहा, और इस तरह के डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को भी मतलब समझ में नहीं आते, और ऐसे ही वो राइज़ेक और इस तरह की चीज़ें खुद से खा लेते हैं। अगर डॉक्टर के पास भी आया तो उसने भी यही चीज़ें दे के, बिल्कुल हम लोग लेते हैं ना इसको कि क्या है, लेकिन भाई हमारा फ़र्ज़ है कि ये सारी चीज़ें अगर किसी को पेशेंट को हो रही हैं तो आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने में क्या है भाई, एक अल्ट्रासाउंड करा लें। एक दफ़ा मैंने देखा था एक पेशेंट का कि वो बैक एक के साथ आई थी,
सीवियर उसे बैक एक था। बताएं आप, बैक एक में आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे क्या? नहीं करवाया पता किसी ने भी। और उसको बोन मेटास्टेसिस हुई हुई थी और सीए पैनक्रियास निकला था लास्ट में। तो एक छोटी सी चीज़ हमको चाहिए कि हम ना अपने दिमाग में रखें कि ये कोई इंडिकेशन भी हो सकती है इनिशियल स्टेज में जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अगर पेशेंट कंसिस्टेंटली आपसे शिकायत करे जा रहा है तो फिर ज़रूर स्कैन करा के देखना चाहिए। स्कैन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आराम से आप करा सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर ज़ाहिरी बात है कि जब उसमें मास आ जाएगा तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सीटी एब्डोमेन, फिर स्टेजिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त करानी होंगी, ठीक है। चलें, ओके जी। अच्छा, इस पेशेंट को ना फिर कीमोथेरेपी, उसकी अभी साइकिल्स चल रहे हैं, इस पेशेंट के रेफ़र किया था मैंने, तो कीमोथेरेपी मिल रही है इसको। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।